नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पूरा सच में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहे हैं, और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है आपकी सुरक्षा से, आपके मोहल्ले की सुरक्षा से, आपके शहर की सुरक्षा से, आपके राज्य की सुरक्षा से, और आप और हमारे देश की सुरक्षा से। और यह मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। दिल्ली में आज एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के रैकेट का खुलासा हुआ है। इसलिए पूरा सच में आज हमारा मुद्दा है कि आखिर दिल्ली में कितने मिनी बांग्लादेश हैं। आज दिल्ली में जो खुलासा किया है वो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में दिल्ली में अवैध रूप से रहकर आपके और हमारे हक को मारने वाले कई बांग्लादेशी और उनके मददगारों के चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, इंदौर जैसे भारत के कई शहरों में बांग्लादेशी अपने जड़ें जमा चुके हैं। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों की तो आबादी का संतुलन ही बिगड़ गया है। इसलिए पॉपुलेशन के इस मेड इन बांग्लादेश टाइम बम को डिफ्यूज करने का वक्त आ चुका है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बांग्लादेशी भारत में कैसे दाखिल होते हैं, आखिर कौन होते हैं इनके मददगार, आखिर वो लोग कौन हैं जो चंद रुपयों के लिए घुसपैठियों को फर्जी कागज बनाकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। आज पूरा सच में हम आपको दिल्ली, मुंबई के अलावा बंगाल और असम के जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच बताएंगे। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राजधानी के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए 11 दिसंबर से लगातार अभियान चला रही है। आज भी साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुछ इलाके में बनी झुग्गियों में जाकर दिल्ली पुलिस ने लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज की जांच की। पुलिस घर घर जाकर लोगों के कागज चेक कर रही है। टारगेटेड ऑपरेशन चलाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ खास टीमों को भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी डेटा तैयार किया जा रहा है और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने ताज़ा कार्रवाई में फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाकर घुसपैठियों की मदद करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं, जबकि 6 लोग फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के सदस्य थे। गिरफ्तार लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट तक बरामद हुए हैं। एक फेक वेबसाइट का भी खुलासा हुआ है जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे, जिसकी मदद से इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ तब हुआ जब दिल्ली पुलिस हत्या के एक मामले की जांच कर रही थी, और इस दौरान उसे 4 संदिग्धों को उसको नजर पड़ी, उनको गिरफ्तार किया गया, और ये सभी बांग्लादेश के निकले, और फर्जी दस्तावेजों की मदद से ये चारों लोग दिल्ली में रह रहे थे। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मददगारों और देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पर रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है jantaprins.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपये में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। सोचिए, 20 रुपए में भारत के नागरिक होने का सर्टिफिकेट तक मिल जाता है। और दिल्ली नहीं, देश के कई बड़े शहरों और राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या चरम पर पहुंच चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कई सालों और दशकों से हर साल जी हां, हर साल करीब 3 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में करीब 1.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पूरा गेम चल कैसे रहा है, इसका पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि यह घुसपैठ कैसे होती है। सबसे पहले घुसपैठ के रास्ते को समझते हैं। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से होती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। इस बॉर्डर पर जंगल है, नदी है और नाले हैं। इसी का फायदा उठाकर
बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं। इसके बाद बस, ट्रेन के जरिए ये दिल्ली और अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते हैं। इसके लिए सीमा के दोनों तरफ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला जो गिरोह होता है वो 15 से 25 हजार रुपए लेकर अवैध घुसपैठियों को बॉर्डर पार करवा देता है। फिर इसके बाद अवैध घुसपैठी उस शहर की तरफ रुख करता है जहां उसकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रह रहे होते हैं। जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाता है तो फिर खेल शुरू होता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी कागजात बनाने का। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 5 से 10 हजार रुपए में फर्जी आधार कार्ड बन जाता है। कई मामलों में तो 25 से 30 हजार के बीच फर्जी पासपोर्ट भी बना लिए जाते हैं। और फिर एक बार जब कागज बन जाते हैं तो अवैध घुसपैठिए नौकरी, अपना कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर देते हैं। और अवैध घुसपैठ के लिए गिरोह किस तरह से काम करते हैं, आइए सुनते हैं दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान को। ये लोग जंगल के रास्ते इंडिया एंटर करते हैं, फिर वहाँ पे नियरेस्ट टाउन जाके इनको एक सेंटो शेख हमारा जो आदमी था, जिनके एजेंट वहाँ पे पैसा पकड़ाते हैं और एक फर्जी सिम कार्ड देते हैं, साथ ही साथ एक फर्जी आधार कार्ड भी देते हैं। उससे ये लोग ट्रैवल करते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली आके ये आधार कार्ड में जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट वाला नेटवर्क है उससे नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना के आधार कार्ड अपने नाम से बनवा लेते हैं प्रॉपरली। साहिल नाम का जो आदमी है ये 15,000 रुपये में आधार कार्ड बना देता है नकली पूरा। सेंटो शेख का कॉन्टैक्ट साहिल से था, जो कि सेंटो शेख के यहाँ बांग्लादेशी आते थे वहाँ से इलीगली, उन सबका ये साहिल आधार कार्ड बनाता था। तो साहिल को अरेस्ट किया गया, 15,000 रुपये लेता था। इसमें से फर्दर एक अफरोज है, एक रजत है, इन सब के थ्रू बना के इसने आधार कार्ड बनाए हैं। उसमें बॉर्डर में एक नाम आ रहा है, उसको हम ट्रेस कर रहे हैं। उसने वो क्रॉस करवाता था, फिर वहाँ पे वो कोई बाइक से पहुंचाते थे। ये पूरा ट्रैक अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि अगस्त 2024 के चुनाव आयोग के एक सर्कुलर के आधार पर जब बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं, इस दौरान पता चला कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता दर्ज हैं। दिल्ली बीजेपी ने मोती नगर विधानसभा और त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के 2 वीडियो पोस्ट कर यह बताने का प्रयास भी किया कि कैसे त्रिलोकपुरी में एक कमरे के अंदर, एक ही कमरे में 38 फर्जी वोटर दर्ज थे, जबकि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के वीडियो में बीजेपी नेता ने दावा किया कि यहां एक खाली प्लॉट पर 26 वोटर दर्ज थे। आप भी देखिए कि बीजेपी के नेता अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं। हालांकि डीडी न्यूज बीजेपी के इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोनर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट बनाने और उसको बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ आए। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए एरो डले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ये ए लिखा है। और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए आप A174 में जो मैंने आप पूछा तो इसमें ये है नजीर हसन परवीन है यहाँ पे, है ना, और ये है रशदा बेगम हो गए, रशदा बेगम हो गई, ताहिर खान हो गए, और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे ही जो नाम है करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं और किसी ने कहा कि कभी मतलब पहले वोट के टाइम में आते हैं और रहते हैं उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में। तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा मतलब केवल हम एक बूथ की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बूथों में ऐसे वोट जो फर्जी वोट बने हुए हैं, जो केवल नाम वोट है, वो रहते यहाँ नहीं है और वोट के दिन यहाँ आते। तो बीजेपी के इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का भी जवाब आया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी वोट पकड़े जाने से केजरीवाल डरे हुए हैं। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ना कि घुसपैठियों को। मामले की गंभीरता के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी पहल की। उन्होंने 10 दिसंबर को दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान के लिए 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का आदेश दिया।
जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू कर दिया। और इस बीच 14 दिसंबर को दिल्ली बीजेपी सबूतों के साथ चुनाव आयोग पहुंची और दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए और फर्जी पते वाले लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की बीजेपी ने मांग रखी। आज भी जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के मददगारों का दिल्ली पुलिस ने जब पर्दाफाश किया तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने पर आम आदमी पार्टी को तकलीफ ही क्यों होती है। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। अगर एक राजनीतिक दल है जिसको आपत्ति होती है जब अवैध यानी फेक वोटर्स का नाम कटता है, जब रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज का नाम इलेक्टोरल रोल से कटता है, तो वो है आम आदमी पार्टी। तो बांग्लादेश घुसपैठ के केंद्र में कोई राज्य है तो वो है पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य है जिसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्ट सरकार थी। इन 3 दशकों में एक पूरे सिस्टम ने बांग्लादेशी मुसलमानों को घर जमाई की तरह पश्चिम बंगाल में बसा दिया। आरोप है कि 80 और 90 के दशक में जो भी बांग्लादेशी मुसलमान बॉर्डर क्रॉस करके कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से संपर्क में आता था, बंगाल में आके उसका कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राशन कार्ड तक बनवा देते थे। देखते ही देखते 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान जो थे वो पश्चिम बंगाल में वोट डालने के और सरकार चुनने के अधिकारी बन गए, उन्हें यह हक मिल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी एक के बाद एक पूरे 7 बार विधानसभा चुनाव जीती और पूरे 34 साल तक बेरोक टोक हुकूमत करती रही। यहां तक कि खुद ममता बनर्जी ने 2005 में जब वो विपक्ष में थी, ये आरोप लगाया था कि कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेशी वोटर्स की दम पर बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें पर चुनाव जीतती है। ममता ने 2005 में लोकसभा में इस मुद्दे पर जमकर बवाल काटा था, यहां तक कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर गुस्से में आकर कागज भी फेंक दिए थे। और यह और बात है कि अब यही बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता की टीएमसी का वोट बैंक बन चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अवैध घुसपैठ की वजह से किस तरह से पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी, लेकिन अब जो ताज़ा आंकड़े 2011 के हैं, तो 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%, यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुसलमानों की हिस्सेदारी आज़ादी के बाद से बढ़ गई है। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी करीब 2 करोड़ 47 लाख है, यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आज़ादी के बाद पूरे देश में जो मुस्लिम आबादी है वो 4.3% से बढ़ी है। वहीं बंगाल में बढ़ोतरी का प्रतिशत 7.2% है, यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में उनकी हिस्सेदारी घटकर 70.5% बची है, यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई। तो आइए बात करते हैं बंगाल के पड़ोसी राज्य असम की, जहां कई दशकों से बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आज़ादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या संतुलन हुआ है और इसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि असम की जनसंख्या का संतुलन क्या है और उसका पूरा सच क्या है। तो आज़ादी के बाद जब 1951 में पहली बार जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी थी 22.6%। 20 साल बाद 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 24.6%। इसके बाद 1951 में पूरे 20 साल बाद असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 28.4%। वहीं 2001 में असम में मुस्लिम आबादी ने सीधे 31% के आंकड़े को छू लिया। वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में
असम में मुसलमानों की संख्या हो चुकी है 34.2%। और यही हाल रहा तो जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना में राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या करीब करीब 40% तक हो जाएगी। और यह सब हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से। आइए अब आपको बताते हैं कि असम में एक अनुमान के मुताबिक कितने बांग्लादेशी हैं। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन असम ड्यूरिंग 1951 टू 2011 नाम से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में करीब 2,95,000 बांग्लादेशी मूल के लोग असम में रहते थे। वहीं 1971 में बांग्लादेशियों की संख्या असम में बढ़कर हो गई करीब करीब 7 लाख, जबकि अगले 20 साल में यानी 1991 तक आते आते असम में बांग्लादेशियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और यह संख्या सीधे 21,20,000 तक पहुंच गई। लेकिन 2001 में तो सारी हदें पार हो गई। ये जनसंख्या बांग्लादेशियों की असम में पहुंच गई 42,35,000 तक। यानी एक रिसर्च के मुताबिक 2001 में असम में बांग्लादेश मूल के 42,35,000 अवैध निवासी रह रहे हैं। सोचिए 2024 में यह आंकड़ा और कितना बढ़ चुका होगा। यानी असम में स्थिति विस्फोटक है। तो आइए असम में इस अवैध घुसपैठ के इतिहास की पड़ताल भी कर लेते हैं, जिस पर पूरा सच हमें समझने में आसानी रहेगी। तो ऐसा है कि 1947 में आज़ादी के कुछ दिनों बाद ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में मुस्लिम घुसपैठिए जो थे वो असम में दाखिल होने लगे थे। 1950 तक आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बहुत चिंतित हुए। इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को क्या लिखा था उसे आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। नेहरू का यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 306 पर। इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को लिखते हैं, प्रिय वल्लभ भाई, आपने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से असम जाने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में मुझे पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई देती है। आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन इनकी यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर ये रोजगार ढूंढने वाले लोगों की आवाजाही हो सकती है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि असम में रोज सिर्फ 120 मुस्लिम घुसपैठिए दाखिल होते हैं, वो भी रोजगार की तलाश में। सोचिए, ये थी हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री की महान सोच। तो वोट बैंक के लालच में असम में बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बसाया गया और आरोप है कि ये सब हुआ असम कांग्रेस के नेता फखरुद्दीन अली अहमद की देखरेख में, जो बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने। ये वही फखरुद्दीन अली अहमद हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर इस देश में इमरजेंसी लगाई थी या थोपी थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए सहारा लेना चाहूंगा खुद नेहरू परिवार के एक अहम और सम्मानित सदस्य का। उनका नाम है बीके नेहरू। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। बीके नेहरू 1968 से 1973 तक असम के राज्यपाल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में आरोप लगाया है कि जब उन्होंने असम में घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर केंद्र सरकार से खारिज करवा दिया, उस समय की केंद्र सरकार से। वीके नेहरू अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए, लेकिन हुआ यह कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी, डीके बरुआ ने दिल्ली में जाकर यह शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दिल्ली यानी केंद्र सरकार ने शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। यह कहना था बीके नेहरू का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। आइए अब असम से चलते हैं झारखंड, और झारखंड के 5 सीमावर्ती जिलों में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गर्म हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों की जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा आधार कार्ड बन गए।
रिपोर्ट के मुताबिक 5 जिलों में आबादी के जो 5 जिलों की जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी से 30% ज्यादा आधार कार्ड बन गए। यानी आबादी अगर 100 है तो कार्ड बन गए हैं 130। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि वोटरों की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी की बात भी सामने आई थी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साहिबगंज की जो जनसंख्या अक्टूबर 2024 तक अनुमानित जनसंख्या 13.8 लाख थी, जबकि यहां पर 14.53 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। इस तरह पाकुड़ में अनुमानित जनसंख्या इस इलाके की है 10,89,000, जबकि यहां पर कार्ड बन चुके हैं आधार कार्ड 11,36,000। इसी तरह का मामला लोहरदगा का है, जहां आबादी मानी जा रही है 5,58,000, लेकिन यहां आधार कार्ड बन चुके हैं 6,08,000। सोचिए, यानी जितनी जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा आधार कार्ड बन रहे हैं। और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जब इन जिलों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में जाकर काम करता है, तब भी यहां आधार कार्डों की संख्या जनसंख्या के मुकाबले कैसे बढ़ रही है। पूरा मामला सामने आने के बाद सीधी सुई बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ जा रही है। तो बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में भी झारखंड की सरकार पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके आरोप लगाया है कि झारखंड के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में वोटरों की संख्या में 123% तक की अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। झारखंड में होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। दानियाल दानिश की एक याचिका पर हाईकोर्ट राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के सर्वे और उनको बाहर निकाले जाने का निर्देश दे चुका है। हालांकि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार किसी भी प्रकार की घुसपैठ से इंकार कर रही है, लेकिन आंकड़े सोरेन सरकार के दावों को नकारने के लिए काफी हैं। आंकड़े बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाके संथाल परगना डिवीजन में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं आदिवासियों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। आइए आंकड़ों के साथ देखते हैं इस इलाके का पूरा सच। तो 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की जो आबादी थी वो 44.7% थी। वहीं इस इलाके में उस वक्त मुस्लिम आबादी होती थी 9.4%। अब बात करते हैं 2011 की जनसंख्या की। 2011 में यहां आदिवासी समाज की आबादी सिर्फ 28.1% ही बची है। वहीं मुस्लिम आबादी 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है। यानी 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में आदिवासी आबादी 44.7% से घटकर सिर्फ 28.1% ही बची है। यानी इसमें पूरे 16.6% की गिरावट आई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो हमारे आदिवासी भाई इस इलाके में सीधे सीधे संख्या में 1/3 कम हो गए। 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में इसी इलाके में मुस्लिम आबादी 9.4% से बढ़कर अब 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है। यानी इसमें पूरे 13.3% का इजाफा हुआ है। इस जनसंख्या विस्फोट का नतीजा यह है कि मुस्लिम आबादी 60 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। और अब इस ग्राफिक्स को देखिए, सीधे सीधे तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये देखिए 1951 में मुस्लिम जो आबादी थी वो 9.4% थे 1951 में मुसलमान, और 2011 में बढ़कर हो गए 22.7%। वहीं आदिवासी समाज की जनसंख्या 1951 में 44.7% थी, 2011 में ये हो गई 28.1%। और अभी ताज़ा जनगणना 2024-25 की जनगणना होने वाली है, वही बाकी है, उसमें जनसंख्या असंतुलन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अलग बात क्या है, मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संथाल परगना इलाके में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 1951 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी 4.4% की दर से बढ़ी है, मतलब 4.4% बढ़ी है। वहीं संथाल परगना में इसी दौरान मुस्लिम आबादी में 13.3% का इजाफा हुआ है, और ये एक खतरे की घंटी है। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि देश भर में कितनी है बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या। सुनो खाने
खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने अब तक ब्रेक से पहले आपको बताया था कि झारखंड, असम और बंगाल में हो रहे जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच। आइए अब बात करते हैं पूरे भारत की। और हमारे देश में जनसंख्या असंतुलन की सबसे बड़ी वजह है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए। इनकी संख्या कितनी है इसे लेकर अलग अलग समय में देश के 3 अलग अलग गृह मंत्रियों ने बयान दिए हैं। देश के तीनों अलग अलग गृह मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जैसी अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिस्ट नेता और 1996 से लेकर 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में देश के गृह मंत्री रहे कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त की। तो 6 मई 1997 को तत्कालीन गृह मंत्री कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त ने संसद में बताया कि घुसपैठी बांग्लादेशियों की संख्या करीब 1 करोड़ है। 14 जुलाई 2004 को मनमोहन सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया कि देश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। वहीं 16 नवंबर 2016 को उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि पूरे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद करीब 2 करोड़ है। तो सुना आपने, गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। और ये बात सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही नहीं मानी है, बल्कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री भी मान चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।